मैरी के पीछे पीछे चलते हुए आर्या ने खुद को एक विशाल भव्य कक्ष के अंदर पाया। ये कक्ष उसके कमरे से दीवारों पर सुनहरे नक्शे और ऊंची छतों से झूलते हुए भारी झूमर इसे एक शाही आभा दे रहे थे। हर कोने से ताकत और भव्यता झलक रही थी, लेकिन आर्या का ध्यान सीधा उस पर गया जो कक्ष के केंद्र में था। कमरे के भीतर राजा एक आलीशान सिंहासन नुमा कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथ में एक मोटी किताब थी और उनकी गहन नजरें उसके पन्नों में डूबी थी। उनके ठीक दाई ओर एक और कुर्सी पर निशा बैठी हुई थी। निशा उसकी बुआ की बेटी, जो शाही पोशाक में राजसी ठाट बाट के साथ कुछ दस्तावेजों को पढ़ने में व्यस्त देख रही थी। निशा पर नजर पड़ते ही कल की घटनाएं आर्या के दिमाग में ताजा हो गई। जब वो इस अजीब दुनिया में आई थी तो निशा बिना किसी चेतावनी के उसके कमरे में घुस आई थी और उसे सगाई के लिए खींच कर ले गई थी। पुराने आर्या की यादों ने उसे ये भी बता दिया था कि निशा और उसकी रिश्तेदारी सिर्फ खून तक सीमित नहीं थी, वे दोनों एक समय में गहरे दोस्त भी थे। आर्या अब उस कक्ष के बीच में खड़ी थी। राजा ने धीरे धीरे अपनी नजरें किताब से हटाई और आर्या की ओर देखा। निशा ने भी दस्तावेजों से ध्यान हटा और दोनों की आंखें आर्या पर टिक गई। राजा और निशा की गंभीर और तीखी निगाहों के सामने आर्या ने खुद को स्थिर रखने की कोशिश की। तभी निशा ने मैरी की ओर देखा और एक कड़क आदेश के स्वर में कहा, तुम जा सकती हो मैरी। मैरी ने तुरंत सिर झुकाया। उसके चेहरे पर सम्मान और भय का अद्भुत मिश्रण था। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, जैसा आप चाहे हाइनेस। मैरी ने आर्या की ओर एक आखिरी नजर डाली, मानो उसे कुछ न कह पाने का अफसोस हो। फिर उल्टे कदमों से वो कक्ष से बाहर चली गई। उसने भारी दरवाजे को बंद कर दिया और अब वो भव्य कक्ष आर्या, राजा और निशा के बीच सिमट गया। कमरे में एक असहज खामोशी छा गई, जो किसी आने वाले तूफान का संकेत देती थी। राजा ने अपनी किताब को एक ओर रखा, निशा ने दस्तावेजों को मेज पर रखा और अब उनकी पूरी तवज्जो आर्या पर थी। आर्या ने कमरे में फैले सन्नाटे को महसूस किया। माहौल बोझिल था और उसे एहसास हुआ कि इसे हल्का करना जरूरी है। उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, डैड, आपने मुझे बुलाया? राजा ने उसकी बात पर तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उनकी निगाहें निशा की ओर गई और दोनों के बीच बिना शब्दों के कुछ संवाद हुआ। राजा की आंखों में एक गंभीर चमक थी, जैसे वो अपने विचारों को चुन रहे हो। फिर उन्होंने अपने बगल वाली कुर्सी पर हल्की थपकी दी, इशारा करते हुए कहा, यहाँ आकर बैठो। आर्या ने संकेत को समझने में देर नहीं की और बिना किसी सवाल के उस जगह पर बैठ गई। राजा ने अपने गले को साफ किया और भारी स्वर में कहा, आर्या, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारी और जनरल अमृता की सगाई क्यों करवाई? ये सवाल सुनते ही आर्या का दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा। उसे अचानक कल रात पढ़ी गई किताबों में चौहान परिवार के बारे में लिखी बातें याद आई। उसने अपनी घबराहट को काबू में रखते हुए आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, डैड, अगर मैं इसे कूटनीतिक दृष्टिकोण से कहूँ तो चौहान खानदान इस समय हमारे लिए एक संभावित खतरे के समान है। उनका हर सदस्य असाधारण प्रतिभाशाली है और वे हमारी सेना और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में मजबूत पकड़ रखते हैं। आर्या ने एक पल के लिए रुककर राजा की प्रतिक्रिया देखी, लेकिन उन्होंने शांत भाव से उसे सुनने का संकेत दिया। आर्या ने आगे कहा, सगाई के माध्यम से आप चौहान परिवार को हमारे राजवंश के प्रभाव में लाना चाहते हैं और साथ ही हमारे और उनके बीच के संबंध को मजबूत करना चाहते हैं। आर्या का उत्तर सुनते ही राजा के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान खिल उठी। उन्होंने गंभीर नजरों से आर्या को देखा और कहा, तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी। इतना कहने के बाद उन्होंने निशा की ओर देखा, मानो मौन संवाद कर रहे हो। निशा के चेहरे पर हल्की हैरानी और गंभीरता के मिले जुले भाव थे। आर्या इन अनकहे शब्दों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माहौल में बढ़ते तनाव ने उसकी जिज्ञासा और बढ़ा दी। राजा ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए गहरी स्वर में कहा, लेकिन ये असली वजह नहीं है।
ये सुनते ही आर्या ने चौंकते हुए पूछा, तो फिर डैड, असली वजह क्या है? राजा ने एक ठंडी आह भरी, उनकी आंखों में कुछ पुरानी यादों का दर्द तैरता हुआ दिखा। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी माँ? माँ? आर्य ने हल्की उलझन में दोहराया। आर्या के दिमाग में जैसे ही अपनी माँ का जिक्र आया, उसने पुरानी आर्या की यादों को टटोलने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक खालीपन। पुरानी आर्या की स्मृतियों में माँ का जिक्र ना के बराबर था। उसे बस इतना पता था कि उसकी माँ का बचपन में निधन हो गया था। राजा की आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। हाँ आर्या, तुम्हारी माँ, कुछ बातें ऐसी थी जो तुमसे छुपाई गई थी, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें सच्चाई बताई जाए। आर्या की गंभीरता बढ़ गई। उसने अपने आवाज में सख्ती और उत्सुकता मिलाते हुए कहा, क्या बात है डैड? राजा ने कुछ पल तक उसके आंखों में देखा, जैसे उसे सच बताने की हिम्मत जुटा रहे हो। फिर उन्होंने गहरे और धीमे स्वर में कहा, क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम्हारी बॉडी टाइप सबसे अलग है? आर्या राजा की बात सुनकर कुछ क्षणों के लिए जैसे जम से गई। उनकी बातों ने उसकी आत्मा के एक छुपे हुए कोने को झकझोर दिया। उसे पता था कि राजा किस ओर इशारा कर रहे थे। उसकी बॉडी टाइप हमेशा से असामान्य थी, ऊपर से लड़की और नीचे से लड़का। इस सच को उसने हमेशा अपने भीतर दबा रखा था, लेकिन आज एक गूंजती आवाज बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। आर्य ने अपनी बेचैनी को संभालते हुए धीरे से कहा, हाँ। राजा ने उसके आंखों में देखा और फिर गंभीर स्वर में बोला, ये एक लंबी कहानी है आर्या, लेकिन फिलहाल तुम्हें इतना ही बताना चाहूंगा कि तुम्हारी सगाई का निर्णय मैंने नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बचपन में ही किया था। माँ ने? आर्य ने चौंकते हुए कहा। राजा ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, ये सगाई तुम्हारी माँ की अंतिम इच्छा थी। उन्होंने इसे तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में देखा था। राजा की आवाज धीमी हो गई और उनके चेहरे पर छिपे दर्द ने आर्या के मन में और सवाल भर दिए। कुछ क्षणों तक कमरे में केवल सन्नाटा रहा। राजा ने ठंडी आह करते हुए कहा, इसलिए मैंने तुम्हारी सगाई करवाई। कमरा एक पल के लिए और भी अधिक गंभीर हो गया। आर्या के दिल में उठ रहे सवालों का सैलाब थम नहीं रहा था। उसने धीरे से खुद से ही सवाल किया, लेकिन मेरी बॉडी टाइप के इस सगाई से क्या तालमेल है? उसकी आवाज ने कमरे के सन्नाटे को चीर दिया। राजा ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर गहरे स्वर में कहा, क्योंकि इस पूरे वॉल स्ट्रीट लैंड में एकमात्र जनरल अमृता ही है जो तुम्हारे एनर्जी को नियंत्रित कर सकती है। ये सुनते ही आर्या का दिमाग जैसे थम सा गया। उसके भीतर सवालों का एक भयंकर बवंडर उठ खड़ा हुआ। एनर्जी? कैसे एनर्जी? आखिर राजा किस बारे में बात कर रहे थे? और इसका पुरानी आर्या की माँ से क्या संबंध है? उसके मन में सवालों की गूंज इतनी तेज थी कि वो खुद से बाहर निकलकर राजा से सब कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी राजा ने उसके विचारों के प्रवाह को रोकते हुए गंभीर आवाज में कहा, बस बहुत हुआ पुरानी बातें, अब मैं तुमसे कुछ और बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर आर्या के कान खड़े हो गए। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। कुछ और बात? वही इन्हें कल की बात का पता तो नहीं चल गया? नहीं, ये कैसे हो सकता? लेकिन अगर पता चल गया तो? अपने विचारों में उलझी ही थी कि राजा ने उसकी बेचैनी को हवा देते हुए पूछा, कल सगाई के बाद क्या हुआ था? जैसे ही राजा के शब्द उसके कानों तक पहुंचे, आर्या के गले में मानो कोई सूखा कांटा अटक गया। उसकी सांसें तेज हो गई और चेहरा पसीने से तरबतर। वो अपने भीतर उठ रही घबराहट को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हलचल सब कुछ बयां कर रही थी। क्या कहना चाह रहे हैं डैड? उसने कोशिश की। उसकी आवाज शांत लगी, लेकिन उसमें छुपा डर साफ महसूस किया जा सकता। राजा ने कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, मैंने तुमसे सवाल किया है आर्या, कल रात सगाई के बाद क्या हुआ था, और मैं चाहता हूँ कि तुम सच बताओ। आर्या की आंखें राजा की गंभीर नजरों से टकराई और उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मानो उसे अभी बाहर कूद आना हो। उसे एहसास हो गया कि अब वो राजा से कुछ भी छिपा नहीं सकता। उसने एक गहरी सांस ली और जैसे किसी तोते ने रटाई हुई बात दोहरा दी हो, छट से बोल पड़ी, डैड, कल रात सगाई के बाद अचानक आपके सिंहासन के पास कुछ हलचल हुई और फिर एक ड्रैगन मेरे अंदर आ गया और वो खुद को हॉल ड्रैगन कहता है। इतना कहने के बाद आर्या रुक गया। उसने पहले राजा की ओर देखा, फिर निशा की ओर। दोनों के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। राजा के चेहरे पर एक अनोखी चमक और निशा के चेहरे पर हल्की मुस्कान। आर्या को और ज्यादा उलझन होने लगी, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, राजा ने सामने रखे मेज पर अपनी मुट्ठी मारी। उनका चेहरा खुशी और गर्व से चमक उठा। उन्होंने उत्साह में कहा, आखिरकार, आखिर तुमने कर ही दिखाया। आर्या उनके प्रतिक्रिया से हैरान और उलझन में पड़ गई। उसने अपने भव्य से करते हुए पूछा, डैड, आप कहना क्या चाहते हैं? राजा ने बिना कुछ कहे निशा की ओर देखा, मानो वो स्थिति को अब संभालने का इशारा कर रहे हो। निशा ने ये बात समझते हुए अपनी कुर्सी से थोड़ा सीधा होकर
आर्या की ओर रुक गया। उसकी आवाज में गंभीरता और एक शिक्षक जैसा धैर्य था। आर्या, उसने कहना शुरू किया, तुम्हें तो पता है कि हर एक साम्राज्य का अपना एक स्प्रिट बिस्ट होता है। आर्य ने निशा की बात बीच में ही काटते हुए तुरंत कहा, हाँ पता है। निशा ने उसकी ओर ध्यान से देखा और शांत स्वर में आगे कहा, तो फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि हमारे एम्पायर की स्प्रिट बिस्ट है ड्रैगन। आर्य ने हल्की झुंझलाहट के साथ जवाब दिया, हाँ। लेकिन निशा के चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। उसने बात को और विस्तार देते हुए कहा, ड्रैगन स्प्रिट्स में भी कई प्रकार होते हैं और उनके अनुसार ही हमारे एम्पायर के गॉड का चुनाव होता है। आर्य के माथे पर लकीरें उभर आई। उसने मन ही मन सोचा, तो इस दुनिया के भगवान या स्प्रिट बिस्ट होते हैं। लेकिन निशा की बातों ने उसे अपने विचारों से खींच लिया। उसने कहा, और वैसे ही हमारे एम्पायर की गॉड बीस्ट है हॉली ड्रैगन। लेकिन क्या तुम जानते हो, पिछले 10,000 सालों से इस हॉली ड्रैगन ने किसी के साथ भी अपना फ्यूजन नहीं किया था। आर्या ने ये सुना तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसकी उत्सुकता अब नियंत्रण से बाहर हो रही थी। निशा की बातों का भार और बढ़ता गया। उसने आर्या की ओर झुकते हुए कहा, और अब पूरे 10,000 सालों के बाद हॉली ड्रैगन ने तुमसे फ्यूजन किया है। और एम्पायर के रॉयल रूल बुक के मुताबिक जो भी व्यक्ति हॉली ड्रैगन से फ्यूजन करेगा वही एम्पायर का अगला राजा बने। सो आई होप आपको एपिसोड 3 पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा सो प्लीज कमेंट कीजिएगा।